ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फिटर सेकंड ईयर का है आपका, वो भी चैप्टर 8 है कंजर्वेशन ऑफ फिनिश सर्फेसेज। चैप्टर 7 यहाँ पे नहीं है, कुछ लोग कमेंट करने लगेंगे। चैप्टर 7 इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा, जो लोग थ्योरी वगैरह पढ़ रखे हैं, जिन्होंने पेड क्लासेस ज्वाइन की उन्हें तो बिल्कुल पता होगा कि जो चैप्टर 7 है हमारा, वह क्या है कि हमारे पहले ही चैप्टर दूसरे चैप्टर में हो रखा है। जो की है चैप्टर 7 में की है, जो कि हमने पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, उसीलिए चैप्टर 7 का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव नहीं डाला, क्योंकि हमारा पहले या दूसरे चैप्टर में होगा। आप एक बार देख लेना, उसमें की का क्वेश्चन हो चुका है, इसीलिए हम चैप्टर 8 पे डायरेक्ट आ गए हैं। ठीक है, आपके बुक्स में भी वो चैप्टर नहीं है, इसीलिए हम चैप्टर 8 का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, आप पूरी वीडियो देखिए, आप मत देखें, लेकिन ये वाले 3 मिनट की स्टार्टिंग वीडियो जरूर देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टार्टिंग की 3 मिनट की वीडियो जरूर आप देखिए, क्योंकि यहाँ मैं आज आप लोगों के काम की चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चैनल पे वीडियो वगैरह आपके लिए लेके आते रहते हैं, उसके साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए जितना भी चीज़ें हम कर सकें, जिससे कि आपकी तैयारी वगैरह अच्छी हो सके, वो कोशिश करते हैं आपके लिए करने के लिए। तो उसी में एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया है, वेबसाइट के जरिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देने का, जहाँ पे आपको अपना सेल्फ टेस्ट दे पाएंगे और साथ में वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी मिल पाएगा, कोई भी न्यूज़ है उसके बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, ये वेबसाइट क्या है, तो आपको मैं वेबसाइट यहाँ लिख देता हूँ, शायद ये छोटा है दिखे ना। ठीक है, आपको टाइप करना है ग्लोबल, ठीक है, GLOBAL ग्लोबल ITI.org, ये वेबसाइट है आपकी ग्लोबल ITI.org। जैसे इसको आप अपने गूगल वगैरह में जहाँ भी सर्च कर सकते हैं, आप यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल यूज कर सकते हैं, क्रोम यूज करते हैं, जिसमें भी आप ऐसे सर्च करेंगे तो इस टाइप से खुल जाएगा। ठीक है, ग्लोबल ITI.org पहला ही आपको दिख रहा होगा, ग्लोबल ITI.org 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके अंदर जो है साइट ओपन होगी और वहाँ पे आपको फिर ऑप्शंस मिलेंगे आपके कोर्स वगैरह के लिए, कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा अपना। तो आपका होम पेज इस टाइप से खुल जाएगा। अगर आप अपने वेब वगैरह पे खोलते हो, कहने का मतलब है लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोलते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस होता है आपका होम, हमारे बारे में, नया क्या है, मतलब जो लेटेस्ट न्यूज़ आएगी, अगर आप इस पर क्लिक करके कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जान सकते हैं, नया क्या है। कोर्स पे आप क्लिक करोगे, जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज वगैरह दिख जाएंगे कि कौन कौन से कोर्स है। ठीक है, जैसे कोर्स में दिख रहा है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी है। ठीक है, तो ये तो आपके लैपटॉप वगैरह पे ऐसे दिखाएगा, पर कुछ ज़्यादातर लोग फ़ोन यूज करते हैं, तो मैं आपको बताता था फ़ोन में कैसे खुलेगा यह टाइप। जब आप फ़ोन में टाइप करोगे ग्लोबल ITI.org, ठीक है, आपने फ़ोन में टाइप किया, आपके फ़ोन में इस टाइप से खुल जाएगा। जब फ़ोन में खुलेगा तो आपको राइट साइड ये 3 डॉट दिखेंगे, 3 लाइनें दिखेंगी। राइट साइड में आपको क्या होगा, फ़ोन में जैसे ही खुलोगे सेम ऐसे ही खुलेगा आपके फ़ोन में, ग्लोबल ITI.org टाइप करते इस टाइप से खुलेगा और राइट साइड में आपको 3 लाइनें दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उस 3 लाइनों पर क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने नया पेज खुलेगा कुछ इस टाइप से, जो आपको राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे खुलेगा, होम लिखा होगा, हमारे बारे में, नाम नया क्या है, आपकी जो भी नई लेटेस्ट न्यूज़ है, और कोर्स, आपको कोर्स पे क्लिक करना है। ये एरो बना हुआ है, जो कोर्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, एरो पे आप क्लिक करेंगे, जो कोर्स का एरो वाला ऑप्शन है। एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो कोर्सेज में क्या क्या कोर्स है वो आपको शो करेगा कुछ इस तरह से। जैसे पहले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, कोपा, वर्कशॉप कैलकुलेशन, और भी नीचे इसमें ऐड होगा अभी। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें फिलहाल में अवेलेबल है, और भी हम कोशिश करेंगे इसमें ऐड करने की चीज़ें। तो आपको जो भी चीज़ देखना है, मतलब फिटर थ्योरी देखनी है या फिर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो भी, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे फिटर थ्योरी देखना था तो हमने फिटर थ्योरी पर क्लिक कर लिया। जब आप फिटर थ्योरी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर इस तरह से पेज खुलेगा। ठीक है, मोबाइल पे जैसे आपने फिटर थ्योरी पे क्लिक किया इस टाइप से खुलेगा और आपको ऑप्शन मिलेगा। अब प्लस पॉइंट है, फ्री है चीज़ें, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज हमने नहीं रखा हुआ, बिल्कुल फ्री है। आप अपना चीज़ें फ्री में काम करोगे, जो भी चीज़ें करना है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है, फिटर प्रथम वर्ष, फिटर द्वितीय वर्ष। आप सेकेंड ईयर के हैं, सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, दोनों ऑप्शन आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ जो आपको नीचे वाला लिंक होता है उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये खुलेगा आपका इस टाइप से टैब, और यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, ओवरव्यू, करिकुलम, सेकेंड वाला जो है। ठीक है, पहला क्या है ओवरव्यू, सेकंड वाला आपको ऑप्शन दिखेगा करिकुलम, इसी में सब कुछ है, मेन आपको इसी में ध्यान देना है। आप करिकुलम पे जैसे क्लिक करोगे फिर आपके सामने, ठीक है, ओवरव्यू है, करिकुलम, आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो करिकुलम वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, और जो मोबाइल में होगा तो ऊपर नीचे होगा, मतलब सबसे पहले ओवरव्यू लिखा होगा, ऊपर होगा ओवरव्यू, और उसके नीचे होगा दूसरे नंबर पे करिकुलम। तो आपको करिकुलम पे क्लिक कर लेना, जैसे इसमें साइड में दिखा रहा है, क्योंकि लैपटॉप में है, मोबाइल में होगा तो ऊपर ओवरव्यू, नीचे करिकुलम लिखा होगा। आप करिकुलम पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इस टाइप से आपको दिख जाएगा कि स्क्रू भाग 1 टेस्ट सीरीज, स्पेशल फाइल का टेस्ट सीरीज है, फास्टनर का टेस्ट सीरीज है, स्क्रू भाग 2 है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स है नीचे, देखिए जो आगे इस टाइप से बना हुआ है नोट्स है, और जो इस टाइप टाइमर टाइप का बना हुआ है ये टेस्ट सीरीज है।
आगे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, नोट्स वाले में आगे कुछ नंबर नहीं लिखा होगा, सिर्फ टाइम लिखा होगा, और जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस वाले में आप अंदर जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब अपना टेस्ट दे सकते हैं, और नॉर्मल जो लिखा हुआ है आपका थ्योरी टाइप के नोट्स है जिसमें आप जाके अंदर नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आसानी से अपना टेस्ट वगैरह दे के अपनी तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप वीडियोज़ देखिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आपको समझ में आया नहीं आया, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप यहाँ वेबसाइट पे आ जाइए और अपना टेस्ट दीजिए। और प्लस पॉइंट इसमें यही है, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, हमने इसका कोई चार्ज नहीं रखा है। ठीक है, जो कि आप जानते होंगे लोग टेस्ट सीरीज वगैरह के काफ़ी अच्छा खासा पैसे ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप टेस्ट वगैरह अपना दे सकते हैं। तो आई थिंक आपके लिए वेबसाइट काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होगी, आप लोग यहाँ से अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और उनके लिए भी, ताकि फ़ायदेमंद हो सके, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो सिलेबस है हमारा चैप्टर 8 कंजर्वेशन ऑफ फिनिश सरफेस, मतलब फिनिश सरफेस जो थी उनकी सुरक्षा करना है हमें जंग वगैरह से, जिससे भी। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और मैं जो कि डेली बताता हूँ आपको, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तभी आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर आपने जब ये पढ़ा ही नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़े हो, खुद से पढ़े हो, क्लास में पढ़े हो, ठीक है, किसी दोस्त की मदद से आपने पढ़ा है, ऑनलाइन आपने कहीं पढ़ रखा है, कहीं से भी, लेकिन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग में चमक तथा समान मोटाई देने के लिए निम्न में से कौन सी धातु की मात्रा मिलाई जाती है। आप जानते हैं गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। गैल्वेनाइजिंग का मतलब किसी भी धातु पर जिंक की परत चढ़ा देना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। मतलब किसी भी धातु की चादर है, उसकी जंग से सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, जिंक की उस पर परत चढ़ा देते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि गैल्वेनाइजिंग में चमक और समान मोटाई देने के लिए, कि जब हम उस पर जिंक की परत चढ़ा रहे हैं धातु पे, तो उस पर चमक थोड़ी आ जाए। जिंक की जो परत है धातु पे जब हम चढ़ा देंगे उसको सुरक्षा के लिए, तो उस जिंक में क्या हो जाए, थोड़ी चमक आ जाए और मोटाई भी समान बना रहे। तो उसके लिए जिंक में क्या मिलाया जाएगा, तो उसके लिए गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जिंक में हम एल्युमिनियम मिलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आई बात समझ में, यहाँ गलती लोग कर जाते हैं, जिंक मार देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, गैल्वेनाइजिंग में चमक और समान मोटाई देने के लिए। अगर पूछता गैल्वेनाइजिंग में कौन सा यूज करते हैं, आप तो जिंक की बात करते हैं, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया करने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। बट ये पूछ रहा है कि जो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया की जाती है, तो वह हमारे क्या हो, जो परत हमारी जिंक की परत चढ़ रही है वो अधिक चमकदार हो और एक समान मोटाई की हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए जिंक पाउडर में हम थोड़ा एल्युमिनियम मिला देते हैं। एल्युमिनियम मिलाने से क्या होता है, जब वो परत चढ़ेगी तो थोड़ी चमकदार होगी और एक समान मोटाई की चढ़ेगी। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग में चमक बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम मिलाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस विधि में बेस मेटल तथा कोरेजन रेजिस्टेंस मेटल की कोटिंग कंपोजिट बिलेट्स को खींचा जाता है। यह होगा ऑप्शन आपका क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या चीज़ है, तो दरअसल ये कह रहा है कि जो हमारा बेस मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है, यहाँ बेस मेटल है, इसको हमें जंग से बचाना है। तो जंग से बचाने के लिए इस पर क्या करते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, मतलब ऐसा मेटल जिसपे जंग ना लगे, कोरोजन रेजिस्टेंस, जो कोरोजन का जंग का विरोधी हो, रेजिस्टेंस मतलब विरोध करे। तो आप जानते हैं एल्युमिनियम पे हमारा जंग नहीं लगता है, किस पे, एल्युमिनियम पे। तो हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल आयरन है और इस पर हम क्या करेंगे, बेस मेटल होगा, जो आयरन है मतलब यही हमारा बेस मेटल है, इसको जंग से बचाना है हमें, और इस पर हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम का एक एल्युमिनियम मेटल होता है जिस पे जंग नहीं लगता है, तो इसी को क्या बोलेंगे, कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल हो गया हमारा, एल्युमिनियम हो गया। और जो बेस मेटल है हमारा जिसको जंग से बचाना है वह आयरन हो गया। तो हम आयरन के रूप में जनरली जो स्टील होता है, स्टील पे एल्युमिनियम को हम ज़्यादातर चढ़ाते हैं। अब स्टील पे क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरा मेटल, मतलब मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाएगी इसकी जंग से सुरक्षा करने के लिए। तो एल्युमिनियम को खींच करके इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं कंपोजिट बिलेट्स को खींचना। मतलब दो रोलर होते हैं, एक रोलर इधर एक रोलर इधर, इस रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। स्टील के ऊपर एल्युमिनियम लगा देंगे और इस रोलर के बीच से गुजारेंगे, जिससे कि ये खींच करके इस पर चिपक जाएगा और इसके साथ लग जाएगा, जिससे कि इसको जंग से बचाएगा। तो वही हमारा क्लैडिंग प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, क्लैडिंग, मतलब एक मेटल पे दूसरे कोरिजन मेटल का चढ़ा करके उसकी जंग से सुरक्षा करना क्लैडिंग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। अभी जो मैंने वेबसाइट के बारे में आपको बताया था, उस वेबसाइट पे अभी तो क्वेश्चंस वगैरह पड़े हुए हैं, जल्दी ही आने वाले दिनों में आपको पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पे मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर के मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हाँ और हमारे कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको भी मैं वहाँ अपलोड करूँगा, और पीडीएफ वगैरह भी सब चीज़ें वहाँ में, किसी भी चीज़ का पीडीएफ होगा सारे बिल्कुल आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, सब अवेलेबल होगा।
तो इसलिए उस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए और प्रॉपर चेक करते रहिए, ठीक है, अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि में जिंक पाउडर को घूर्णित स्टील बैरल में रखते हुए 370 डिग्री तक गर्म किया जाता है, ठीक है। यह भी हमारा क्या होता है, एक जंग से सुरक्षा के लिए की गई प्रोसेस होती है। यह हमारा जो होता है सेरेडाइजिंग में किया जाता है। किसमें? जिंक यूज किया जाता है, जिंक पाउडर सेरेडाइजिंग में। सेरेडाइजिंग क्या होता है, तो जो हमारा ऊपर की तीनों प्रोसेस है, क्रोमाइजिंग, क्लोराइजिंग, सेरेडाइजिंग, यह एक सीमेंटेशन की विधि है। किसकी? सीमेंटेशन की। सीमेंटेशन क्या है? तो सीमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम जॉब की या धातु की जंग से सुरक्षा करते हैं। तो सीमेंटेशन भी एक जंग से सुरक्षा करने वाली विधि है। सीमेंटेशन में 3 विधियां यूज की जाती है, क्रोमाइजिंग, क्लोराइजिंग और सेरेडाइजिंग। सेरेडाइजिंग में क्या होता है कि हमारा एक स्टील का एक घूर्णित है, मतलब घूमने वाला एक स्टील का घूमता हुआ बैरल होता है जिसमें हम जॉब को रख देते हैं और उसमें रख देते हैं जिंक पाउडर। मतलब सेरेडाइजिंग में जंग से सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं? जिंक पाउडर यूज करते हैं। उसमें जैसे ढलाई वाली मशीन देखा है आपने, ढलाई वाली मशीन में आपका वो गोल गोल बैरल घूमता रहता है, उसमें सीमेंट बालू फेंक देते हैं, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसी तरह से इसमें होता है सीमेंटेशन, जंग से सुरक्षा करने वाली विधि है। 3 विधियां हम यूज करते हैं। तो सेरेडाइजिंग में भी क्या होता है, स्टील का बैरल घूमता रहता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जॉब को डाल देते हैं जिसकी जंग से सुरक्षा करनी है और उसमें जिंक पाउडर डाल देते हैं। और वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है? 370 डिग्री सेल्सियस पे। वह उसके अंदर घूमता रहता है और जॉब के ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है और उस तरह से हमारी जंग की सुरक्षा होती है। तो मतलब सेरेडाइजिंग में जंग से सुरक्षा के लिए क्या यूज कर रहे हैं? जिंक पाउडर यूज कर रहे हैं। जबकि जो हमारा क्लोराइजिंग होता है, इसमें जंग से सुरक्षा के लिए हम एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। ये भी प्रोसेस वही है। सेरेडाइजिंग में जंग से सुरक्षा के लिए एक क्वेश्चन आगे आएगा, सेरेडाइजिंग में जंग से सुरक्षा के लिए हमने क्या यूज किया? जिंक पाउडर यूज किया, जिंक पाउडर। क्लोराइजिंग में जंग से सुरक्षा के लिए जिंक पाउडर की जगह हम इसमें एल्युमिनियम पाउडर यूज कर लेते हैं, एल्युमिनियम पाउडर। जबकि क्रोमाइजिंग में हम क्या यूज करते हैं? तो इसमें जिंक पाउडर हो गया, इसमें एल्युमिनियम और इसमें क्रोमियम पाउडर होता है। नाम से पता चला, क्रोमाइजिंग, क्रो से क्रोमियम, क्रोमियम का पाउडर यूज करते हैं। साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो मेन क्रोमियम ध्यान रखना है। तो सेरेडाइजिंग के लिए जिंक पाउडर यूज करते हैं, क्लोराइजिंग के लिए एल्युमिनियम पाउडर और क्रोमाइजिंग के लिए क्रोमियम पाउडर। ये तीनों हो गए। सीमेंटेशन की 3 विधियां थी और तीनों विधि में जंग से सुरक्षा के लिए सेरेडाइजिंग में जिंक पाउडर यूज किया जाता है, क्लोराइजिंग में आपका एल्युमिनियम और क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर। क्रोमाइजिंग क्रोमियम नाम से पता चल गया, ठीक है। सेरेडाइजिंग गैल्वेनाइजिंग टाइप का लग रहा है तो जिंक पाउडर हो जाएगा और ये आपको क्लोराइजिंग ध्यान रखना है, एल्युमिनियम पाउडर। आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हमारा सही था? इसमें सी वाला सही था कि सेरेडाइजिंग में प्रोसेस किया जाता है जिंक पाउडर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा गैल्वेनाइजिंग बाथ का तापमान रखा जाता है। जो गैल्वेनाइजिंग बाथ होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 450 से 465 डिग्री सेल्सियस होता है। गैल्वेनाइजिंग बाथ का मतलब है कि किसी भी जॉब पर जिंक की परत, गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है? कोई धातु चादर है, उसकी जंग से सुरक्षा करने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देंगे, वही गैल्वेनाइजिंग कहलाएगा। किसी भी धातु चादर की जंग से सुरक्षा के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग किस टेम्परेचर पे किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक का एक घोल होगा। गैल्वेनाइजिंग करने के लिए क्या करेंगे? एक बर्तन में जिंक का घोल तैयार करेंगे और उसमें चादर को डुबो करके निकाल लेंगे और उस पर जिंक की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो वह जो घोल बनाया जाता है वो किस टेम्परेचर पर रहता है? तो वह जो घोल बना होता है हमारा जिंक का, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 450 से 465 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर वह घोल हमारा तैयार किया जाता है, 450 से 465 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सीमेंटेशन की विधि नहीं है। मैंने बताया था सीमेंटेशन मतलब क्या? जॉब की जंग से सुरक्षा करने के लिए सीमेंटेशन विधि भी यूज की जाती है। जॉब की जंग से सुरक्षा करने के लिए सीमेंटेशन विधि यूज की जाती है। मैंने बताया था इसमें 3 विधियां हम यूज करते हैं। कौन कौन सी? क्लोराइजिंग, क्रोमाइजिंग और सेरेडाइजिंग। सेरेडाइजिंग में जिंक का पाउडर का परत चढ़ाते हैं, क्लोराइजिंग में एल्युमिनियम पाउडर का परत चढ़ाते हैं और क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर का परत चढ़ाते हैं। तो ये पूछा था कौन सा सीमेंटेशन की विधि नहीं है, तो ये आपको नया दिख रहा है। क्लैडिंग जो है अलग चीज है, सीमेंटेशन की विधि नहीं है। सीमेंटेशन की 3 विधियां थी, क्लोराइजिंग, क्रोमाइजिंग और सेरेडाइजिंग। तो क्लैडिंग है यह अलग चीज है, तो वह उसकी विधि नहीं है, ठीक है। क्लैडिंग क्या है मैंने आपको बताया भी था, किसी मेटल पे ही दूसरे मेटल की परत चढ़ा करके हम लोग उसकी सुरक्षा कर रहे थे, मेटल को खींच करके। वो भी जैसे मैंने बताया था स्टील पे एल्युमिनियम के मेटल को 2 चीज़ों के बीच में रोल करके उसको खींच करके उसका हम जंग से सुरक्षा कर रहे थे, तो हमारा क्लैडिंग में था। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी धातु एनाडाइजिंग के लिए उपयुक्त होती है? देखिए एनाडाइजिंग के लिए जो हमारी धातु होती है वो एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम
जो लोग पेड क्लासेस ज्वाइन किए रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाए थे। एल्युमिनियम भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एल्युमिनियम की जंग से सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, इसमें नाइट्रिक अम्ल का लेप लगा देते हैं और ये एनोडाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा खुद की जंग से सुरक्षा करता है। एल्युमिनियम एनोडाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा खुद की जंग से सुरक्षा करता है। तो जो लोग पेड क्लासेस ज्वाइन किए थे उन्हें तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग अगर वीडियोज़ देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ आपको समझ में आया था, मजा आया नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा जो एनोडाइजिंग के लिए उपयुक्त होता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा एल्युमिनियम क्या करता है, अपना खुद की जो है जंग से सुरक्षा करता है। इसमें नाइट्रिक अम्ल का लेप लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, धातु सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया होती है। कि धातु सतह पर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है आपकी सी हो जाएगा, अस्थाई, परमानेंट। आपने पढ़ा होगा जब मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें पता होगा कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। हमारी जो मतलब पेंट वगैरह या जो भी चीज़ें की जाती है धातु की सतह पर, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है टेम्प्रोरी, एक सेमी परमानेंट, एक परमानेंट। तो परमानेंट में क्या होता है, तो उसमें हम निकिल की परत चढ़ा देते हैं या क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं किसी जॉब पर जंग से सुरक्षा के लिए, तो वही हमारा परमानेंट वाले में आता है। तो निकिल या क्रोमियम की परत कैसे चढ़ाई जाती थी, वह चढ़ाई जाती थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा। हम किसी भी जॉब पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा जब निकिल या क्रोमियम की परत चढ़ा देते थे तो वह उसकी जंग से सुरक्षा करती थी और उसको रखा गया था परमानेंट कोटिंग में। कौन से कोटिंग में रखा गया था, परमानेंट कोटिंग में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग था वो किस में यूज होता है, परमानेंट कोटिंग में था। जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया की जाती है वो कौन सी होती है, परमानेंट होती है। इसी विधि द्वारा निकिल या क्रोमियम की परत जॉब पर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर को कितने तापमान पर ब्रेक किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था सीमेंटेशन की 3 विधियाँ थी, क्रोमाइजिंग, क्लोराइजिंग, सेराडाइजिंग, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमाइजिंग होता है, मतलब इसमें क्रोमियम पाउडर मेन होता है। मैंने बताया ना, क्रोमाइजिंग में मेन क्रोमियम पाउडर, क्लोराइजिंग में मेन एल्युमिनियम पाउडर, सेराडाइजिंग में मेन क्या होता है, जिंक पाउडर होता है। तीनों में बस पाउडर चेंज हो जाते हैं तीनों मेथड में। तो जो क्रोमाइजिंग में जो क्रोमियम पाउडर होता है उसको 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल कौन सा है। मतलब इनमें कौन सा ऐसा धातु है जिसकी कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन मतलब जंग, रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना, मेटल मतलब धातु जो सबसे अधिक जंग का विरोध करता है, जिसपे जंग जल्दी नहीं लगता है। तो आप देख रहे होंगे सीसा, बाकी पे तो जंग लगेगा पर शीशा क्या, शीशे पे जंग लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल कौन सा है, शीशा है। आपको पता होगा कि शीशा हमारा धातु होता है, मेटल होता है और इकलौती ऐसी धातु है जो लिक्विड के रूप में पाई जाती है। मतलब सभी धातुएं ठोस रूप में होती है, सिर्फ शीशा हमारा एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड रूप में पाई जाती है। सॉरी, शीशा नहीं, पारा होता है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। पारा की बात, मतलब शीशा के जैसे मुझे पारा याद आ गया था। जो पारा होता है आपका, पारा आपका ऐसा धातु होता है जो कि मतलब लिक्विड रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है, लिक्विड रूप में पारा होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा मतलब दिमाग में दूसरा आ गया था, ठीक है। शीशा आपका क्या है, सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है, इसलिए इसमें इन चारों में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीशा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मिस्टेक हो गया था। पारा होता है जो कि लिक्विड रूप में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सभी धातुएं ठोस रूप में होती है, पारा होती है हमारी जो कि लिक्विड रूप में पाया जाता है, जबकि वो धातु होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपयोग अंडरग्राउंड केबल, टेलीफोन या पावर केबल के लिए मेटेरियल यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे अंडरग्राउंड केबल होती है हमारी, केबल को अंडरग्राउंड मतलब जमीन में से बिछाना। अगर केबल को आप जमीन में से बिछा रहे हो तो वो नमी के संपर्क में आएगी, तो वहाँ पे जंग लगने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो हम वहाँ पे ऐसी चीज़ यूज करेंगे जिसमें हमारा जल्दी जंग ना लगे। तो अभी हमारी बात हुई थी कि जो शीशा होता है यह अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल होता है, मतलब इस पर जल्दी जंग नहीं लगता है। तो इसलिए अंडरग्राउंड वगैरह में भी कौन सा यूज करेंगे, तो शीशा यूज करेंगे। टेलीफोन वगैरह पावर केबल के लिए क्या यूज किया जाएगा, शीशा यूज किया जाएगा, लेड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से किसका उपयोग एल्युमिनियम तथा इसके एलॉय के ऊपर सजावटी और जंग रोधी कोटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम है या उसके ऊपर सजावटी और जंग रोधी कोटिंग करना है। तो आपको पता था, अभी हमने बात किया था कि एल्युमिनियम की जंग से सुरक्षा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम के लिए क्या यूज किया जाता है, एनोडाइजिंग यूज किया जाता है। तो वही कह रहा है कि एल्युमिनियम के इसके अलावा के ऊपर हम सजावटी या जंग रोधी कोटिंग करना। जंग रोधी कोटिंग करने के लिए हमने बात किया था
अभी स्टार्टिंग में है कि एल्युमिनियम की जंग से सुरक्षा के लिए उस पर एनोडाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एल्युमिनियम को जंगरोधी बनाना है, मतलब एनोडाइजिंग प्रक्रिया की जाएगी। तो वही क्वेश्चन थोड़ा देखिए घुमा के पूछ दिया है, तो इसीलिए क्वेश्चन हमें ध्यान से समझना है और फिर उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण से बचाव निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए संक्षारण से बचाव किसके द्वारा, संक्षारण मतलब जंग से बचाव, मिश्र धातु के द्वारा, ठीक है। टीनिंग जानते हैं, किसी भी धातु पर टीन की परत चढ़ा देंगे और उसकी जंग से सुरक्षा होगी, मतलब किसी भी धातु की जंग से सुरक्षा करना तो उस पर टीन की परत ही चढ़ा देना, टीनिंग कहलाता है। गैल्वेनाइजिंग क्या है, जंग से सुरक्षा के लिए किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ा दे तो गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। इसका मतलब इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, धातु की जंग से सुरक्षा करते हैं। तो इसका मतलब ये सभी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि इन सभी विधियों के द्वारा जो है हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं किसी भी धातु का। संक्षारण मतलब कोरोजन से या जंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन को निम्न में से किसके साथ कोटिंग करके गैल्वेनाइज किया जाता है? आयरन को, लोहे को किसके साथ कोटिंग करके गैल्वेनाइजिंग किया जाएगा? तो ये तो कई बार मैंने बात कर लिया कि किसी भी धातु पे गैल्वेनाइजिंग करने का मतलब क्या कि जिंक की परत चढ़ा दिया जाएगा, उसी को गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। तो मतलब किसके साथ गैल्वेनाइजिंग किया जाएगा? तो जिंक के साथ किया जाएगा, जिंक की परत चढ़ाना ही तो गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आयरन की तुलना में एल्युमिनियम में होता है, ठीक है। जो आयरन है हमारा, जो मेटल है या लोहा है, उसकी तुलना में एल्युमिनियम में क्या होता है? तो आयरन की तुलना में एल्युमिनियम में ऑक्सीडेशन के लिए उच्च प्रवृत्ति होती है, तभी इसका एनोडाइजिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। आयरन की तुलना में एल्युमिनियम में ऑक्सीडाइज के लिए उच्च प्रवृत्ति होती है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक गैर धातु जंगरोधी उपचार है? मतलब जिसमें धातु नहीं यूज करते। गैर धातु मतलब नॉन मेटेलिक, गैर धातु का मतलब क्या, नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो कौन सी हमारी एक इसमें जंग से सुरक्षा करने वाली विधि यूज की जाती है जो कि नॉन मेटेलिक होती है, मतलब जिसमें मेटल नहीं होता है? तो वह होता है इनेमेलिंग, या पे एनामेलिंग भी कहीं की लिखा होता है, एनामेलिंग। इसमें क्या किया जाता है कि धातु की जंग से सुरक्षा करने के लिए इसके ऊपर हम, ठीक है, फेल्सपार होता है आपका या क्वार्टज हो रहा है, उसकी परत चढ़ाते हैं। मतलब मेटल नहीं होता है, क्वार्टज वगैरह है या फेल्सपार हो गया, उसके जॉब के ऊपर जो धातु है उसके ऊपर फेल्सपार या क्वार्टज वगैरह को क्या किया जाता है, उनकी परत को चढ़ाया जाता है जंग से सुरक्षा करने के लिए। तो जो क्वार्टज है आपका वो मेटल नहीं होता, नॉन मेटेलिक होता है। इसीलिए बोल रहा है कि कौन सी इसमें एक विधि है जो कि नॉन मेटेलिक है, मतलब जंग से सुरक्षा करेगा पर वो मेटल के रूप में नहीं होता है, तो वह होता है एनामेलिंग या इनमेलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा होता है। इसमें जो होता है हम फेल्सपार वगैरह या क्वार्टज वगैरह को किसी भी धातु के ऊपर चढ़ा करके उसकी जंग से सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैल्वेनाइजिंग में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? फिर ये सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो आपको जोड़ा जाता है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो होता है उसमें क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस टाइप से आपका लिक्विड होता है यहाँ पे, जिसमें हमारा लिक्विड भरा होता है, सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, बीच में हम जॉब को रख देते हैं, ये हमारी जॉब हो जाती है, जिस धातु की परत चढ़ानी है इस जॉब के दोनों साइड लटका दिया जाता है, इधर और इधर। यह हमारा सॉल्यूशन एक घोल है जिसके अंदर ये डूबा रहता है और इसमें फिर हम करंट फ्लो कराते हैं। तो यह क्या है, मान लीजिए जॉब है और इस जॉब पे हमें निकिल की परत चढ़ानी है, तो इधर भी निकिल लगा देंगे और इधर भी, दोनों साइड निकिल हो जाएगा। अब यह जो निकिल होगा इसका मेटल यहाँ से निकलेगा और निकल के इस पर इधर जमा हो जाएगा और इधर से निकल का मेटल निकलेगा और इस पर इधर जमा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में पूछता है कि क्या यूज किया जाता है, तो उसमें हम डीसी यूज करते हैं। वो भी कौन सा, तो लो वोल्टेज हाई करंट। आपका वेल्डिंग सिस्टम भी होता है, वेल्डिंग में भी हम लो वोल्टेज हाई करंट यूज करते हैं। उसी तरह इसमें भी सेम वही है, इसमें भी डीसी यूज करेंगे। कौन सी डीसी यूज करते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट की डीसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी यूज किया जाता है, लो वोल्टेज और हाई करंट वाला। आगे बात करेंगे, कोरोजन मुख्यतः किससे अधिक संबंधित है, मतलब इनमें से किससे जो है अधिक संबंधित है कोरोजन, ठीक है। तो मतलब किसमें जंग अधिक लगेगा, कॉपर में, एल्युमिनियम में, जिंक में, आयरन में। तो आपको पता है जो हमारा आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसमें सबसे अधिक हमारा जंग लगेगा। इसका मतलब कोरोजन या जंग हमारा सबसे अधिक किससे संबंधित है, आयरन से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कोरोजन बचाव की कौन सी विधि नहीं है? ठीक है, कि यह जो हमारा इसमें दिया हुआ है तो यह कौन सी कोरोजन से बचाव की विधि नहीं है? क्लोराइजिंग, आप जानते हो मैंने सीमेंटेशन की विधि बताई थी कि क्लोराइजिंग जो होता है हमारा, इसके द्वारा जंग की सुरक्षा की जाती है, इसमें एल्युमिनियम पाउडर यूज किया जाता है। क्रोमाइजिंग भी हमारी सीमेंटेशन विधि थी, जिसमें हम क्या था, क्रोमियम पाउडर यूज करके जंग से सुरक्षा कर रहे थे। लास्ट वाला गैल्वेनाइजिंग है, गैल्वेनाइजिंग भी आपकी क्या थी, जंग से सुरक्षा की विधि थी, जिसमें हम जिंक की परत यूज कर रहे थे, जिंक की परत चढ़ा करके, इसमें भी जिंक की परत चढ़ा रहे थे। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग जिन्होंने हार्डनेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रीटमेंट वाला, तो वहाँ बताया गया था कि जो कार्बोराइजिंग होता है यह केस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करते हैं, जॉब की ऊपरी परत में, जॉब की ऊपरी परत को कठोर बनाने के लिए, उसके केस को कठोर बनाने के लिए सिर्फ ऊपरी परत में कार्बन की मात्रा प्रवेश कराई जाती है, जिससे कि ऊपरी सतह कठोर हो जाती है, उसी को कार्बोराइजिंग बोला जाता है। जब हम कार्बन की मात्रा प्रवेश करा करके केस को कठोर करते हैं तो वह कार्बोराइजिंग कहलाता है। तो इसका मतलब यह क्या है, यह केस हार्डनिंग का मेथड है। तो यह पूछा था कौन सा कोरोजन बचाव की विधि नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोराइजिंग, क्योंकि यह आपके केस हार्डनिंग की विधि है। बाकी यह तीनों विधियाँ जो थी वह कोरोजन की विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि अम्ल द्वारा संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाती है? मतलब एसिड के द्वारा या अम्ल के द्वारा जो हमारा संक्षारण हो रहा है उससे बचने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? तो वह विधि होती है आपकी चूने के द्वारा उदासीकरण। हम जॉब पर चूने के द्वारा उदासीकरण कर देते हैं, जिससे कि उस पर एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी जॉब पर आप क्या करोगे, चूने के द्वारा उसका चूने से उदासीकरण कर दोगे, न्यूट्रलाइजेशन कर दोगे, तो उस पर एसिड का फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कौन सी विधि एसिड द्वारा संक्षारण की रोकथाम के लिए, किसी धातु पर अगर एसिड के द्वारा संक्षारण हो रहा है तो उससे रोकथाम के लिए क्या करेंगे, तो चूने के द्वारा उदासीकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि आर्द्रता, आर्द्रता होता है आपका, आर्द्रता द्वारा संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाती है? कौन सी विधि? आर्द्रता, आर्द्रता मतलब समझ रहे हैं, आर्द्रता से मतलब होता है मॉइस्चर। किससे मतलब होता है? मॉइस्चर से। मॉइस्चर मतलब नमी से, कि जो हमारी वायु में नमी है वही उसकी आर्द्रता कहलाती है, मॉइस्चर कहलाती है। जैसे वायु आपका बिल्कुल सूखा आ रहा है, एक वायु में थोड़ा नमी आ रहा है, ठीक है, अगर वायु में नमी है तो फिर वो बोला जाए कि इस वायु में क्या मॉइस्चर है, नमी है, आर्द्रता है। तो अगर आर्द्रता द्वारा संक्षारण हो रहा है, आर्द्रता द्वारा संक्षारण का मतलब वायु में नमी की वजह से संक्षारण हो रहा है। किसकी वजह से संक्षारण हो रहा है? वायु आपके किसी भी मेटल पे, इसीलिए तो आपके जो बाहर मेटल या गेट वगैरह जो बाहर लगे होते हैं उन पर जंग पकड़ता है, क्योंकि वायु में नमी होती है जिससे वो टकराता है और उससे जंग पकड़ता है। तो वायु में जो आर्द्रता है, जो मॉइस्चर है, उसकी वजह से अगर जंग पकड़ रहा है तो उससे सुरक्षा के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो उससे सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन क्या है? तो ये एक तरह से आपका डीह्यूमिडिफायर मशीन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? डीह्यूमिडिफायर मशीन होता है। ठीक है, तो जो डीह्यूमिडिफिकेशन हमारी मशीन है, एक डीह्यूमिडिफायर होता है जो कि वायु से नमी को क्या करता है? अलग कर देता है। मतलब वायु आएगी पहले उस मशीन में, और उस मशीन से जब बाहर निकलेगी तो जो नमी रहेगी उस मशीन में रह जाएगी, और सिर्फ हमारी शुद्ध वायु आएगी, शुष्क वायु आएगी। तो जब शुष्क वायु आएगी तो उस वायु में नमी नहीं रहेगी, तो फिर अब हमारे पार्ट पे क्या होगा? जंग नहीं लगेगा। तो जहाँ पे आर्द्रता द्वारा, वायु की नमी द्वारा जब जंग लगता है तो वहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन यूज किया जाता है। अगर ये वर्ड याद नहीं हो तो आप यहाँ से याद करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। यह वर्ड जो बना ह्यूमिडिटी से बना हुआ है, ह्यूमिडिटी से बना हुआ है। ह्यूमिडिटी से किसने क्या कर दिया? ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिफिकेशन कर दिया। ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन से मतलब होता है चिपचिपापन से। ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? चिपचिपापन से। चिपचिपापन कब होगा? जब हमारा वायु में नमी होगी। जैसे आप कूलर वगैरह के आगे रहते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप देखते हैं कूलर में भी क्या होता है, वो वायु जो होती है नमी के साथ आती है ना। वायु आता है कूलर के अंदर, जब प्रवेश करता है तो उसके जाली के पे पानी गिर रहा होता है जिससे वो नमी लेती है और अंदर आती है, इसलिए कूलर के सामने जब बैठो तो थोड़ा चिपचिपा सा फील होता है। तो उसी चिपचिपेपन को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? अभी से आगे इतने डी लगा दिया, डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब उस चिपचिपापन को हटाया जाए। तो उसी चिपचिपापन को हटाने के लिए डीह्यूमिडिफायर मशीन यूज की जाती है, एक तरह से कह लीजिए। वह क्या करता है? डीह्यूमिडिफायर मशीन में हमारा जो वायु है जिसमें आर्द्रता एक तरफ से प्रवेश करती है और दूसरी तरफ क्या होती है? शुष्क वायु निकलती है जिसमें से आर्द्रता को हटा दिया जाता है। तो इस तरफ से जब हमारी वायु में आर्द्रता ही नहीं रहेगी तो हमारा जंग नहीं लगेगा। तो इसी कह रहा है कि जो आर्द्रता द्वारा जंग लगती है उसकी रोकथाम के लिए डीह्यूमिडिफिकेशन मशीन हमारी यूज की जाती है। ठीक है, या डीह्यूमिडिफिकेशन मेथड यूज किया जाता है, जिसमें हमारा
ह्यूमिडिफायर मशीन यूज़ किया जाता है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर में भी देखा होगा, ट्रांसफार्मर वगैरह में जो होता है उसमें भी वायु हमारी अंदर जाती है, तो वहाँ पे हमारा ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर के यहाँ सिलिका जेल होता है, ठीक है। सिलिका जेल का काम ये होता है कि अगर वायु वहाँ से गुजरेगी तो वायु उसके अंदर से पास हो जाएगी, जो नमी होगा वो सिलिका जेल अपने अंदर सोख लेता है। तो ट्रांसफार्मर में भी अगर वायु नॉर्मल जाएगा तो वायु के साथ नमी अंदर पहुँच जाएगा, और ट्रांसफार्मर आप जानते हैं मेटल का, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जंग लग जाएगा और ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। और वायु अंदर जाना जरूरी है, तभी आपका ट्रांसफार्मर क्या होगा, ठंडा रहेगा। मतलब उसे कूलेंट के लिए वायु अंदर से गुजरता रहेगा तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर के पास में आपका क्या रहता है, वहाँ पे आपका होता है सिलिका जेल, ठीक है। और सिलिका जेल क्या करता है, वहाँ पे जब वायु गुजरती है वहाँ पे आपकी, तो सिलिका जेल उसके अंदर अपने नमी को सोख लेता है और सिर्फ वायु को, शुद्ध वायु को अंदर जाने देता है, उसके साथ नमी को नहीं जाने देता, जिससे कि उसके जंग से सुरक्षा होती है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, डिह्यूमिडिफिकेशन, जो कि वायु की नमी को अपने अंदर खींच ले रहा था और सिर्फ शुष्क वायु अंदर दे रहा था, जिससे कि आर्द्रता के द्वारा, वायु की नमी के द्वारा जंग ना लगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, जंग से बचाव के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको कई बार बता चुका कि सीमेंटेशन की विधि है, कैलोराइजिंग, क्रोमाइजिंग और आपका सेराडाइजिंग। तो जो कैलोराइजिंग होता है इसमें हम क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर। और अगर ये हमारा क्वेश्चन पूछ लेता क्रोमाइजिंग तो क्रोमियम पाउडर हो जाता, सेराडाइजिंग पूछता तो जिंक पाउडर हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, और आई थिंक आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, जिन लोगों ने पढ़ा रहा होगा उन्हें समझ में भी आया होगा। बाकी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया वो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो ऊपर है आप टेलीग्राम ऐप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि वीडियोज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो सब काम होता है वो कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वो दोबारा नहीं दबाएंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर मेरे यहाँ सब्सक्राइबर कम दिखाने लगता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो मुझे लगता है लोग मोटिवेट होकर दोबारा दबा देते होंगे। तो दोबारा नहीं दबाना, अगर आप एक बार दबा चुके हैं तो बार बार दबाने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोग तो यार जल्दी आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, फिर आप लोग चले जाओगे। तो फर्स्ट ईयर वालों की हमने अभी वोटिंग की हुई थी, तो हमने देखा हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर के लड़के बहुत कम हैं। तो यार या तो आप लोग सही से उन्हें बता नहीं रहे या जो भी रीज़न हो, तो अभी मैं कह रहा हूँ यार कि उनके साथ भी आप उन्हें बताइए, ताकि आप लोग जब चले जाओ तो हम अकेले ना हो जाए, ठीक है। आप लोग तो निकल लोगे फिर हम अकेले पड़ जाएंगे ना, तो हमारे साथ कोई होना तो चाहिए। तो फर्स्ट ईयर वालों को भी आप लोग थोड़ा बताइए कि यार इस चैनल पे जाइए, वहाँ आपको काम की चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि वो भी हमसे जुड़े रहें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।